आप किसी को पूछ लीजिए, वो 2 बैसाखी पे चलना पसंद करेगा कि 20 बैसाखी पर चलना पसंद करेगा। देर क्यों कर रहे, जल्दी गिरा, अभी तो दे, वो भी काम देख ले हम लोग तनी। वो अपना पार्टी से पहले अपना बचा के उसमें से कितना इसमें मिलने जा रहा है। चाहे बिहार का शहजादा हो, यूपी का शहजादा हो, केरल का शहजादा हो, हर जगह शहजादे मिलकर एक हुए, लेकिन फिर भी एक अकेला सब पर भारी। देश को संभालना है तो राष्ट्रीय शासन 15 साल के लिए कंटिन्यू। उस बीच में इन्होंने कई डोरे डाले हमारे चच्चा को, लेकिन चच्चा तो मानने वाले नहीं। चच्चा पहले सबके थे, अब हमारे हैं तो हमारे ही रहेंगे। ऐसा पहली बार हुआ कि हार का जश्न कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। कुल मिलाकर आपकी बातों से मुझे ये स्पष्ट हो गया, देश का संविधान सुरक्षित है। अच्छा। देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। देश का विपक्ष अब मजबूत स्थिति में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और फिर से एक बार राहुल गांधी के ट्वीट ने जो है हंगामा मचा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी साफ तौर पर ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एलन मस्क का बयान आया, उसके बाद राहुल गांधी खुद अब ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं। जरा सोचिए कि जो कांग्रेस पार्टी 99 सीट लेकर आई, अब वो कांग्रेस पार्टी जो है ईवीएम को किस तरह से गलत ठहरा रही है। इस चीज को लेकर आम जनता से जानते हैं कि क्या सच में ईवीएम जो है खराब है, या फिर राहुल गांधी ने जो ईवीएम पे आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं सीधे चुनाव आयोग के ऊपर उंगली खड़ा करता है। क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। अच्छा, क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने जो है ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा है? वो कहते हैं ना, जुम्मा खुशी 4 दिन की। 4 तारीख को बहुत जश्न मना रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ कि हार का जश्न कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि विपक्ष में बैठने का जश्न कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया और ये कहा गया कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख कांग्रेस के प्रवक्ता फूले नहीं समा रहे थे भाई साहब। उनसे पूछो तो हर टीवी चैनलों पर यही कह रहे थे, ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। ईवीएम के ऊपर कोई चर्चा नहीं, सब कुछ बंद कर दिया गया था। ईवीएम ठीक हो गई थी, ईवीएम बेवफा नहीं थी जब तक। लेकिन उस बीच में इन्होंने कई डोरे डाले हमारे चच्चा को, लेकिन चच्चा तो मानने वाले नहीं। चच्चा पहले सबके थे, अब हमारे हैं तो हमारे ही रहेंगे। नीतीश कुमार सबके हैं, सबके थे। अच्छा। अब हमारे हैं। अच्छा। हाँ, अब ये इन्होंने नायडू साहब की बात की, लेकिन नायडू साहब ने भी बिल्कुल। कैसे मान ले कि नीतीश कुमार अब आप ही के हैं, कैसे मान लेंगे? एक बात बताइए, ऐसे मानिए क्योंकि वो जितनी बार पलटे, पलटने के बाद कांग्रेस की तरफ नहीं गए। अच्छा। पलटने के बाद कांग्रेस की तरफ नहीं गए, वो लौट के अपने घर को आए। और घर कौन सा? एनडीए, जिनका दरवाजा बंद था, जिनकी खिड़की बंद थी। भाई साहब, दरवाजा भी खोला, खिड़की भी खोला और दिल भी खोला। मतलब दिल खोल दिया तो इसका मतलब क्या है, नीतीश कुमार अब पलटेंगे ही नहीं? अब भाई साहब देखिए, अगर पलट गए तो आप पलटने की बात करते हैं, हम लौटने की बात करते हैं। वो पलटे, मान लीजिए पलट के कहीं भी जाए, उससे मतलब नहीं है। अगर घर का कोई बच्चा नाराज होकर घर छोड़ के जाता है तो लौट के किसके घर जाएगा? वो पड़ोसी के घर में तो जाएगा नहीं, वो अपने घर में आएगा। अरे भाई, हमारे अपने हैं, हमारे चच्चा है भाई, और चच्चा हमारे घर लौट के आए तो चच्चा का स्वागत भी होगा, चच्चा का सम्मान भी होगा। इसलिए चच्चा का स्वागत किया, सरकार में जगह दी, चच्चा का सम्मान किया। फिर से वो मुख्यमंत्री है, चच्चा का सम्मान करते हैं। 2025 में चच्चा के संरक्षक में फिर भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। अब आते हैं आपके मुद्दे के ऊपर। इन्होंने चच्चा को कई बार तोहफे देने का काम किया, चच्चा नहीं माने। नायडू साहब को इन्होंने कई बार तोहफे देने का काम किया, वो नहीं माने। अरे भैया, पूरी गठबंधन, चाहे भ्रष्टाचारी परिवार, चाहे बिहार का शहजादा हो, यूपी का शहजादा हो, केरल का शहजादा हो, हर जगह शहजादे मिलकर एक हुए, लेकिन फिर भी एक अकेला सब पर भारी। पूरी इंडी गठबंधन, इन्होंने देश के लिए खटाखट वाला फॉर्म भरवाया, इन्होंने चुनाव के लिए देश का नाम अपनी पार्टी के नाम से जोड़ने का काम किया। अरे साहब, इतना कुछ किया, पूरा गठबंधन किया, फिर भी 234 सीट आपकी और एक अकेले की 240 सीट। और क्या कहते हो, यही तो कहा था मोदी ने सदन के अंदर, एक अकेला सब पर भारी। मोदी जी ने भी तो ये कहा था कि अब की बार 4 हाँ, इस पर भी आते हैं। एक बात बताइए, कोई बच्चा मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देता है, कोई बच्चा इंटरमीडिएट का एग्जाम देता है। आपके घर का अगर कोई बच्चा मैट्रिक का एग्जाम दे रहा होगा, अगर वो ब्रिलियंट होगा, अगर उसने मेहनत की होगी तो उसका एक लक्ष्य होगा, कि मुझे 600 में से
500 मार्क्स चाहिए, मुझे 400 मार्क्स चाहिए, मुझे A ग्रेड चाहिए या मुझे फर्स्ट डिवीजन चाहिए। और अगर आपके घर में डफर बच्चा होगा, वो सोचेगा भैया नकल मार के मैं पास हो जाऊं, मैं कंपार्टमेंट लेके पास हो जाऊं, मुझे कहीं से ग्रेस मिल जाए, मुझे कहीं से नकल मिल जाए, जैसे विपक्ष वाले करते हैं चर्चा को लाइन में लेने का काम। तो ठीक उसी तरह मोदी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, क्योंकि उन्होंने देश के विकास में योगदान देने का काम किया, उन्होंने मेहनत करके भारत को सींचने का काम किया। सुन लीजिए, भारत को सींचने का काम किया। और आप कहते हैं ना कि 400 का आंकड़ा, अरे साहब वो ब्रिलियंट थे, इसलिए उन्होंने एक लक्ष्य तय किया था। आप इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछिए, न उनके पास नेता था, न उनके पास कोई लक्ष्य था। मोदी के पास लक्ष्य भी था, मोदी के पास नेता भी था, नीति भी थी और नियत भी था। इसलिए उन्होंने जो लक्ष्य तय किया, उस लक्ष्य के ऊपर फिर भी एक अकेला सब पर भारी, ये पूरे मिल जाए और फिर भी एक अकेला मोदी को। आज ही राहुल गांधी का बयान आया है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एनडीए के कई ऐसे सांसद जो है हमारे संपर्क में हैं, सरकार गिर सकती है। भैया एक बात बताए, मजे की देर क्यों कर रहा है, जल्दी गिरा, अभी तो दे, वो भी काम देख ले हम लोग तो नहीं। वो अपना पार्टी से पहले अपना बचा के उसमें से कितना इसमें मिलने जा रहा है। यही तो जनता कह रही है भाई साहब। यहाँ तक कि कांग्रेस में जो कांग्रेस के नेता कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं भाई एक सांसद के पीछे कई कार्यकर्ता है, क्योंकि कहीं किसी एक सांसद को कहीं अमित शाह जी का फोन ना आ जाए। घबराए हुए हैं, हर एक सांसद के पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कहीं कोई फोन तो नहीं सुन रहा। ये हाल तो उनका है। एक बात बताइए, आपकी बात बड़ी करते हैं, मोदी अभी 2 बैसाखी पर है, कांग्रेस की कितनी सीट? 99, भाजपा की कितनी सीट? 240। गठबंधन लोकतंत्र में सीट कितनी चाहिए? 272। आंकड़ा किसके पास है? मोदी जी के पास। और अगर कांग्रेस वाले सरकार बनाए तो भाई साहब कितनी बैसाखी चाहिए? कितनी बैसाखी चाहिए? आप किसी को पूछ लीजिए, वो 2 बैसाखी पे चलना पसंद करेगा कि 20 बैसाखी पर चलना पसंद करेगा? अच्छा। और भाई साहब 20 बैसाखी वाला बड़ा खुद तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 20 आदमी को लुढ़का के लेके राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, कभी जो है कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे इधर आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में है, क्या चल रहा है? कुल मिलाकर आपकी बातों से मुझे ये स्पष्ट हो गया, देश का संविधान सुरक्षित है। अच्छा। देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। देश का विपक्ष अब मजबूत स्थिति में है। तो कह रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान भी बदल दिया जाएगा, खतरे में। भाई साहब संविधान किसने बदला? क्या कहते हैं, भारत के अंदर इमरजेंसी किसने लगाई? सरकारों को गिराने का काम किसने किया? ममता बनर्जी कहाँ से आई? शरद पवार कहाँ से आए? लालू यादव कहाँ से आए? वो पूरा देश जानता है, वो पूरा इतिहास है। आप गूगल कीजिए, इतिहास निकालिए, सब कुछ आपको निकल जाएगा। लेकिन इस तरह लोकतंत्र जिसने खत्म किया, भाई साहब जब मोदी जी, राहुल जी तो हमारे संविधान हाथ में ऐसे लहरा के दिखाते हैं, मोदी जी जब सदन में जाते हैं ना तो संविधान को नमन करने का काम करते हैं। अच्छा। संविधान को पूजने का काम करते हैं। साहब जो संविधान को पूजेगा, हम उसके संविधान हाथ में लेके इसलिए घूम रहा हूँ ताकि संविधान को बचा सकूं। अरे भाई साहब, आप अभी लोकतंत्र में बैठे हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, मैं तो यही कहूंगा अब आप खूब अच्छी संख्या में है, कम से कम देश के विकास में आप भी अपना योगदान दीजिए। कहीं ऐसा न हो 2029 में जो मोदी का सपना था 400 पार, जो मोदी का लक्ष्य था 400 पार, 2029 में वो क्रॉस हो जाए। कहीं आपकी नीतियों की वजह से सारे कांग्रेसी जो भी संसद में गए हैं अगली बार छुट्टी। राहुल गांधी वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को उतार रहे हैं और साफ तौर पे कांग्रेस के अंदर से ये सवाल आ रहा है कि हो सकता है कि अगर इंडिया अलायंस की गठबंधन में सत्ता आती है तो वो जो है प्रियंका को पीएम बनाएंगे। एक बात बताइए, कम से कम आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रियंका दीदी को। मैं पहले आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का नेता बनाए। अच्छा। कांग्रेस के शासन में 10 साल सबसे बंटाधार अगर कोई हुआ तो कांग्रेस का हुआ, विपक्ष का बंटाधार हुआ तो कांग्रेस राहुल जी के शासन में हुआ। आइए, प्रियंका दीदी का स्वागत है, बनाइए उनको विपक्ष का नेता। और मैं कहना चाहता हूँ प्रियंका दीदी, कम से कम आप 15 से 20 साल विपक्ष का अनुभव लीजिए, उसके बाद देश की जनता आपको सत्ता सौंपने का काम करेगी। ठीक है, क्या नाम है सर? प्रमोद दुबे। अच्छा, दुबे जी क्या कहेंगे, किस तरह देख? साल के बाद राष्ट्रपति शासन, जनता को संभाल नहीं है तो। अच्छा। देश को संभालना है तो राष्ट्रपति शासन। अच्छा। 15 साल के लिए कंटिन्यू। हाँ। जनता को सही कंटिन्यू करना है तो। हाँ। 15 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाए। क्या फायदा होगा? काफी बेनिफिट होगा, जनता को बेनिफिट होगा। अच्छा। हाँ, वैकेंसी निकाल के दूंगा मैं। हाँ। हर जनता को 20 साल की सर्विस दूंगा मैं निकाल के। तो मोदी राज्य में खुश नहीं है क्या? मोदी राज्य में खुश नहीं है? कहीं भी जाते हैं 2 करोड़ की लागत से उतरते हैं। हाँ। कहीं भी जाते हैं 2 करोड़ की लागत से उतरते हैं, वो 2 करोड़ रुपए जनता के पास मिलेगा। हाँ।
हर गांव को फौज लेगी गोद, अच्छा, फौज से ही राष्ट्रपति शासन होता है लागू। मतलब चाहते हैं आप देश जिस तरह से अभी चल रहा है। टमाटोल चल रहा है, 2 करोड़ रुपए की लागत से उतरते हैं, लैंड होते हैं। अच्छा, 2 करोड़ रुपए की लागत से लैंड होते हैं मोदी जी। हाँ। चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए। हाँ, तो उस तरह तो विपक्ष भी करता है। क्या विपक्ष भी फौज नहीं करती कभी। अच्छा, फौज राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वो भी कंटिन्यू 15 साल के लिए। हाँ, देश पूरा डिमांड सही हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्या बोलेंगे? अरे बोलेंगे? अरे नहीं बोलेंगे। क्या नाम है भाई? नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, हमें पता है। तो ये देखिए, ये साफ तौर पर यहाँ की तस्वीर है, आम जनता है और आम जनता अपनी अपनी बातें रखती है। बहरहाल किस तरह जो है ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, किस तरह जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हमारे संपर्क में कई नेता है, तो कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो प्रियंका को जो है पीएम बना दिया जाएगा। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।